प्रयास चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। प्रयास चैनल हमेशा यही कोशिश करता है, प्रयास करता है कि हिंदी कैसे आसान हो जाए, आपके लिए रुचिकर हो जाए। तो कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आज हिंदी को आसान बनाने के लिए हम लेकर आए हैं अभिव्यक्ति और जनसंचार माध्यम के पाठ 1 को, जो जनसंचार माध्यम है। आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे, एक अखबार बना हुआ है, एक टेलीविजन है, एक रेडियो है और सबसे अंत में चौथे नंबर पे कंप्यूटर बना हुआ है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं चारों जनसंचार के माध्यमों के विषय में इस पाठ के अंतर्गत। लेकिन सबसे पहले आज के इस पाठ में पहले भाग के वीडियो में हम पढ़ेंगे संचार के विषय में। संचार क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, उसकी परिभाषा और महत्व क्या है, संचार के तत्व कौन से होते हैं, संचार के प्रकार कौन से हैं, सांकेतिक, मौखिक और अंत में संचार के कार्य। उसके दूसरे भाग में हम चलेंगे जनसंचार की ओर। तो आज का वीडियो आधारित है संचार यानी अंग्रेजी में कम्युनिकेशन के ऊपर में। तो आज आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास, हाँ, आज हमारा विज्ञान, हमारी तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि हमारे संचार और संचार के माध्यम में तेजी से परिवर्तन आता जा रहा है। संचार जो कभी बहुत मुश्किल हुआ करता था, आज जनसंचार के माध्यमों के कारण संचार दूर दूर बैठे लोगों के साथ भी बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे संचार का एक परिचय कि आखिर संचार किसे कहा जाता है। संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसकी परिभाषा को देखते हुए हम जानेंगे कि संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। अर्थात जब दो लोग अपने अंतर के भाव या फिर किसी सूचना को या फिर अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटते हैं, एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं, उसी आदान प्रदान को हम संचार, अंग्रेजी में कम्युनिकेशन जिसको कहा जाता है। इस तरह संचार एक प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व शामिल होते हैं। बिना तत्वों के संचार असंभव होगा। संचार के कई प्रकार भी होते हैं, जिनमें मौखिक और अमौखिक संचार के अलावा अंतःवैयक्तिक, अंतरवैयक्तिक, समूह संचार और जनसंचार मुख्य हैं। जनसंचार कई मामलों में संचार के अन्य रूपों से अलग हो जाता है। जनसंचार में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय करने का काम भी किया जाता है। भारत में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। भारत ही क्या, पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है। जनसंचार माध्यमों का लोगों पर सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। इन नकारात्मक प्रभावों के प्रति लोगों का सचेत होना बहुत ही आवश्यक है। अब हम करेंगे संचार की परिभाषा और महत्व। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह संचार के बिना नहीं रह सकता। हम अधिकांश समय अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने या अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से या समूह में बातचीत या संचार करने में लगा देते हैं। कई बार हम अकेले में खुद से बातें करने लगते हैं। यदि समाज में रहना है और विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेना है, तो यह बिना बातचीत या संचार के संभव नहीं है। संचार यानी कि संदेश, यानी कि जो हमारे मैसेज होते हैं, उन सब को कई बार हम अकेले में देखते क्रियाकलाप लेते हैं, तो बिना बातचीत या संचार के संभव नहीं है। संचार यानी संदेशों का आदान प्रदान। हम एक व्यक्ति का मैसेज लेते हैं, उसे देते हैं, और यही संदेशों का आदान प्रदान जो होता है, संचार कहलाता है। संचार और हमारा जीवन। हम अपने दैनिक जीवन में संचार किए बिना नहीं रह सकते। वास्तव में संचार जीवन की निशानी है। मनुष्य जब तक जीवित है, वह संचार करता रहता है। यहाँ तक कि एक बच्चा भी संचार के बिना
नहीं रह सकता। वह रोकर या चिल्लाकर अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर खींचता है। एक तरह से संचार खत्म होने का अर्थ है मृत्यु। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, संचार खत्म होने का क्या अर्थ है? तो आपका उत्तर होगा मृत्यु। वैसे तो प्रकृति में सभी जीव संचार करते हैं, लेकिन मनुष्य की संचार करने की क्षमता और कौशल सबसे बेहतर है। अक्सर यह कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने में उसकी संचार क्षमता की सबसे बड़ी भूमिका रही है। परिवार और समाज में एक व्यक्ति के रूप में हम अन्य लोगों से संचार के जरिए ही संबंध स्थापित करते हैं और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। संचार ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। सभ्यता के विकास की कहानी संचार और उसके साधनों के विकास की कहानी है। मनुष्य ने चाहे भाषा का विकास किया हो या लिपि का या फिर छपाई का, इसके पीछे मूल इच्छा संदेशों के आदान प्रदान की ही थी। दरअसल संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाले समय और दूरी को पाटने के लिए ही मनुष्य ने संचार के माध्यमों की खोज की। संचार और जनसंचार के विभिन्न माध्यमों, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा आदि के जरिए मनुष्य संदेशों के आदान प्रदान में एक दूसरे के बीच की दूरी और समय को लगातार कम से कम करने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि आज संचार माध्यमों के विकास के साथ न सिर्फ भौगोलिक दूरियां कम हो रही हैं, बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। शायद यही कारण है कि कुछ लोग मानते हैं कि आज दुनिया एक गांव में बदल गई है। जनसंचार माध्यम कितने उपयोगी हैं? आज हम जिस तकनीक के युग में रह रहे हैं, हम जनसंचार के माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं, तो हमें यह जानना होगा कि ये हमारे जीवन में क्या भूमिका अदा कर रहे हैं। दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना हो, जनसंचार माध्यमों के जरिए कुछ ही मिनटों में हमें खबर मिल जाती है। अगर वहां किसी टेलीविजन समाचार चैनल का संवाददाता मौजूद हो, तो हमें वहां की तस्वीरें भी तुरंत देखने को मिल जाती हैं। इसी तरह आज टेलीविजन के पर्दे पर हम दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में घट रही घटनाओं को सीधे प्रसारण के जरिए ठीक उसी समय देख सकते हैं। हम क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम भले ना जाएं, लेकिन घर बैठे उस मैच का सीधा प्रसारण लाइव देख सकते हैं। अपने सोफे पर बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए हम बिना टिकट के, जिसके टिकट के हजारों लाखों रुपए देने पड़ते हैं, वो बिना देखे हम जनसंचार के माध्यमों के सहायता से घर बैठे देख सकते हैं। आज संचार और जनसंचार के माध्यम हमारी अनिवार्य आवश्यकता बन गए हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में उनकी बहुत अहम भूमिका हो गई है। उनके बिना हम आज आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे हमारे लिए न सिर्फ सूचना के माध्यम है, बल्कि वे हमें जागरूक बनाने और हमारा मनोरंजन करने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। अर्थात जनसंचार माध्यम केवल सूचना देने का ही एक माध्यम नहीं, बल्कि वह हमारा मनोरंजन भी कर रहा है। अब आते हैं संचार के ऊपर। संचार क्या है? सबसे पहले संचार, जनसंचार के कार्य, उपयोगिता इत्यादि को जाना। अब हम पाठ के हमारा पाठ जहां से आरंभ हो रहा है, संचार, उसकी परिभाषा को जानेंगे। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई। संस्कृत का ये जो चर धातु है, उसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। संचार से हमारा तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रैम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी होती है। विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि कई बार सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि संचार की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, उसका क्या अर्थ होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर इसमें छुपा है कि चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना। कई बार पूरी परिभाषा पूछ देता है, तो आप लिख सकते हैं कि संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। कई बार प्रश्न पूछ देता है कि मशहूर संचार शास्त्री ने
आप संचार की परिभाषा क्या दी है, तो आपको ये परिभाषा संचार अनुभवों की समझदारी है, साझेदारी है, लिखना होगा। कई बार इस तरह से भी प्रश्न पूछता है कि संचार अनुभवों की साझेदारी है, यह परिभाषा किसने दी, तो आपको उत्तर देना होगा मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रैम। इस प्रकार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यम के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना ही संचार है, और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं संचार के तत्व जिनकी सहायता से संचार किया जा सकता है। संचार एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कई तत्व शामिल होते हैं। इनमें से प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। सबसे पहले क्या होता है? स्रोत। इसको अंग्रेजी में सोर्स भी कहा जाता है। इसे संचारक भी कहते हैं। अर्थात स्रोत, संचारक कौन होता है? संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। जैसे कि मैं अब अगर संचार कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मैं यहाँ पर स्रोत या संचारक हो जाती हूँ। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है, तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जैसे हमें किताब की जरूरत होने पर, जैसे कि हम किताब मांगने की सोचते हैं, तो संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अर्थात मन मस्तिष्क में जब संचार के लिए कोई विचार या उपजता है, वो कार्य करने के लिए, तभी वहीं से संचार की प्रक्रिया शुरू होती है। किताब मांगने के लिए हम अपने मित्र से बातचीत करते हैं या उसे लिखकर संदेश भेजेंगे, तो बातचीत या संदेश भेजने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं। अब आता है कूटीकृत या एनकोडिंग। यह संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। सफल संचार के लिए जरूरी है कि आपका मित्र भी उस भाषा यानी कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं या बोल रहे हैं। इसके साथ ही संचारक या एनकोडिंग की प्रक्रिया पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। एनकोडिंग आखिर होता क्या है? संचारक का यानी स्रोत का भाषा पर पूरी तरह से पकड़ होना। उसका अर्थ यह हुआ कि सफल संचार के संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए, साथ ही उसे अपने संदेश के मुताबिक बोलना या लिखना आना चाहिए। अब आता है संदेश। संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। इसलिए सफल संचार के लिए जरूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो। संदेश जितना स्पष्ट और सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही आसान होगा। अब बारी आती है माध्यम यानी कि चैनल की। कोई ना कोई माध्यम जरूर होता है जब हम संचार की क्रिया करते हैं। संदेश को किसी माध्यम के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं, जबकि दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के जरिए। इसी तरह वायु तरंगों के जरिए भी संदेश पहुंचते हैं। जैसे खाने की खुशबू हम तक वायु तरंगों के जरिए पहुंचती है। स्पर्श या छूना भी एक तरह का माध्यम है। इसी तरह टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और जो मैं आपको अभी वीडियो बना करके आप तक संदेश पहुंचा रही हूँ, वो भी एक माध्यम है। फिल्म आदि विभिन्न माध्यमों के जरिए भी संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। प्राप्तकर्ता या रिसीवर। प्राप्तकर्ता कौन होता है? जो संदेश को प्राप्त करता है। संचारक ने एक संदेश को माध्यम के जरिए, एनकोडिंग के जरिए भेजा, तो किसके लिए भेजा? जो इसको रिसीव करेगा, अर्थात जो प्राप्त करेगा। ये संदेश तो उसी के लिए था, इसलिए प्राप्तकर्ता का होना भी अति आवश्यक है। यह प्राप्तकर्ता संदेश का कूटवाचन यानी कि डिकोडिंग करता है, यानी कि उस भाषा को समझता है, उसकी डिकोडिंग करके, डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश। यह एक तरह से एनकोडिंग की
उल्टी प्रक्रिया है। इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्हों और संकेतों के अर्थ निकालता है। जाहिर है कि संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड से परिचित होना जरूरी है। मैं यदि आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ तो मैं हिंदी में ये जो वीडियो बना रही हूँ, सामने मेरे स्क्रीन पर हिंदी के ही शब्द लिखे हुए हैं, और अगर आपको वो हिंदी पढ़नी आती है, हिंदी समझ में आती है, तो मैं जो भी बोल रही हूँ आपको समझ में आएगा। और अगर आपको वो नहीं आती हिंदी भाषा, तो आप उसको डिकोड नहीं कर पाएंगे। आप मेरे कहे गए को, स्क्रीन पर लिखे गए शब्दों अर्थों वाक्यों को कुछ समझ नहीं पाएंगे, तो वह आपके लिए संदेश समझना नामुमकिन होगा। अतः डिकोडिंग का होना अति आवश्यक है। उसके बाद आता है फीडबैक। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका होती है। फीडबैक से ही पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही। इसके अलावा फीडबैक से यह भी पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला या नहीं। इस फीडबैक के अनुसार ही संचारक अपने संदेश में सुधार करता है और इस तरह से संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो देखिए, हम प्रयास चैनल के माध्यम से आपके लिए हिंदी को के अलग अलग विषय लेकर आते हैं। अगर आप हमें कमेंट के द्वारा फीडबैक नहीं देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपको हमारा वीडियो या हमारा जो पढ़ाया गया पाठ है वो कितना समझ में आया, हम आपके लिए कितने उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। वो फीडबैक अगर हमें प्राप्त होगा तो हम अपने कार्य में और भी सुधार ला सकते हैं। अतः संचार में फीडबैक का होना अति आवश्यक है। अब एक तत्व है शोर। संचार प्रक्रिया में कई बाधाएं भी आती हैं। इन बाधाओं को शोर यानी नॉइज कहते हैं। संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। यह शोर किसी भी किस्म का हो सकता है। यह मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिक शोर तक हो सकता है। अगर मैं आपको अभी यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, अगर आप इसको इंटरनेट के माध्यम से हमारे वीडियो को देखेंगे और उस समय आपका इंटरनेट खत्म हो जाता है, डाटा पैक खत्म हो जाता है, वाईफाई बंद हो जाता है, तो आप हमारा वीडियो नहीं देख पाएंगे, जिससे कि वह संचार में बाधा उत्पन्न होगी। अगर आपका मन कहीं और भटक रहा है उस वीडियो को देखते सुनते हुए, तो आप हमारे जो उसके अर्थ को समझ नहीं पाएंगे, तो आपके वो एक मानसिक बाधा के रूप में हो जाएगा। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना या कम करना बहुत जरूरी है। तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि संचार के जो तत्व होते हैं कौन कौन से होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, संचार के प्रकार को जानेंगे। संचार के विभिन्न प्रकार होते हैं, पर वे परस्पर काफी मिलते जुलते हैं। इन्हें अलग अलग करके देखना कठिन होता है, क्योंकि हम कई बार एक से अधिक प्रकारों को मिलाकर संचार करते हैं, जो कि आपको अभी अगर हम प्रकार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। संचार के निम्नलिखित रूप है। पहला है सांकेतिक समाचार। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये संकेतों पर आधारित संचार होता है। जब हम किसी व्यक्ति को संकेत या इशारे से बुलाते हैं तो इसे सांकेतिक संचार कहते हैं। अपने से बड़ों को प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करना सांकेतिक संचार कहलाता है। मौखिक संचार। मौखिक संचार के समय चेहरे और शरीर के विभिन्न अंगों की मुद्राओं की मदद ली जाती है। खुशी, प्रेम, डर आदि अमौखिक संचार द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। अर्थात मौखिक संचार में हम बोल करके, अपने चेहरे के अलग अलग भावों का प्रयोग करके, हाथों के इशारे से करते हुए भी हम मौखिक संचार करते हैं। परंतु अमौखिक संचार हम अपने चेहरे के जो हाव भाव होते हैं, खुशी, डर, प्रेम आंखों में हमारे दिखता है, तो वो सारे अमौखिक संचार के अंतर्गत आते हैं। अब हम आते हैं अंतःवैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल संचार। जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ योजना बना रहे होते हैं या किसी को याद कर रहे होते हैं, तो यह एक अंतःवैयक्तिक संचार के अंतर्गत आता है।
इस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। अर्थात अगर मैं अंतःव्यक्तिक संचार कर रही हूँ तो मैं ही संचारक हूँ और मैं ही प्राप्त करता होंगी, क्योंकि यह मेरे अंतर्मन में संचार चल रहता है। यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है। इसे अंतःव्यक्तिक इंटरपर्सनल संचार कहते हैं। जैसे कि जब हम पूजा कर रहे होते हैं, इबादत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अपने मन में किसी तरह की कोई प्लानिंग, सोच इत्यादि जब चलती है तो उसको हम अंतःव्यक्तिक संचार के अंतर्गत लेते हैं। किसी भी संचार की शुरुआत यहीं से होती है। अंतर्व्यक्तिक, जब दो लोगों के बीच में संवाद होता है उसे अंतर्व्यक्तिक संचार कहते हैं। इंटरव्यूज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण लिया जा सकता है। तीसरे नंबर पे आता है समूह संचार। इस संचार में हम जो कुछ भी कहते हैं वह किसी एक या दो व्यक्ति के लिए ना होकर पूरे समूह के लिए होता है। जैसे कि अगर मैं कक्षा में पढ़ा रही हूँ और कुछ बच्चे मेरी कक्षा में उपस्थित हैं, तो उनको जो उनके साथ हमारी जो चर्चा, बातचीत, पढ़ाई चल रही है वह समूह संचार के अंतर्गत आती है। समूह संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत, बहस, मुहावजे के जरिए हल करने के लिए होता है। संसद में जब किसी विभिन्न मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं तो यह भी समूह संचार के अंतर्गत आता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अंतःव्यक्तिक संचार किसे कहते हैं, अंतर्व्यक्तिक किसे कहते हैं, इंटरव्यू किसका उदाहरण है, अंतर्व्यक्तिक का या समूह संचार का। समूह संचार का एक उदाहरण दीजिए तो आप कह सकते हैं कक्षा में किया गया संचार या फिर संसद भवन में किया गया संचार को हम समूह संचार के अंतर्गत रख सकते हैं। अब आता है संचार के कार्य। आप देखिए यहाँ पर हमने संचार के 8 कार्य लिखे हैं। कुछ हासिल करना, यानी कि जब हम संचार करते हैं तो कुछ अवश्य हमें प्राप्त होता है। जैसे मैं अभी संचार कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको प्राप्त क्या होगा? ज्ञान प्राप्त होगा संचार के विषय में और जनसंचार के विषय में। और मुझे क्या प्राप्त होगा? आप जैसे बड़े अच्छे विद्यार्थी जिनको यह पाठ पढ़ने की आवश्यकता है। नियंत्रण, यहाँ पर नियंत्रण होता है संचार में कि हम कुछ सोच समझ के क्या संदेश देना है, कितना देना है, उसको कंट्रोल्ड रूप में, एक नियंत्रित रूप में हम संचार करते हैं तो उससे नियंत्रण भी होता है। सूचना देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है इसका, कि हम कोई ना कोई सूचना देने के लिए ही संचार करते हैं। अतः संचार का कार्य है सूचना देना। अभिव्यक्ति, है ना, अगर संचार इसलिए किया जाता है कि हम कुछ न कुछ अपने अंतर मन में जो जानते हैं उसको अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। संचार से हमारे सामाजिक संपर्क बनते हैं। देखिए, मैं आपके साथ वीडियो के माध्यम से संपर्क स्थापित कर रही हूँ और इस तरह से मेरा संचार आपको के साथ मुझे जोड़ रहा है और आपको मुझसे जोड़ रहा है। इसी तरह से अगर हम साधारण तौर पे भी बातचीत करते हैं तो हमारे सामाजिक संपर्क में बढ़ोतरी होती है। समस्याओं और चिंता दूर करना, आपके लिए हिंदी कठिन हो जाती है, हम आपके लिए हिंदी को आसान करने के लिए तरह तरह के वीडियो बनाते हैं और आपके साथ संचार स्थापित करके आपकी समस्या और आपकी चिंता को दूर करते हैं। तो हुआ ना यह संचार का एक महत्वपूर्ण कार्य। तो 7वां जो बिंदु है, प्रतिक्रिया व्यक्त करना। आप कमेंट के माध्यम से हमें ये बताते हैं कि आपको हमारा पाठ कैसा लगा। आप हमारे वीडियो देखते हैं और आपका वो कैसा लगा, अच्छा लगा, क्या देखना चाहते, ये सारी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचती है और इस तरह से हम इस संचार के माध्यम से आपकी चिंता और समस्या और आगे कौन सी आने वाली उनको भी दूर करने का प्रयास करते हैं। किसी भूमिका को पूरा करना, अगर हम पढ़ा रहे हैं संचार के माध्यम से तो हम एक टीचर की भूमिका पूरी कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं हमारे संचार के माध्यम से तो आप विद्यार्थी की भूमिका पूरी कर रहे हैं। अतः संचार के 8 कार्यों में हम कुछ हासिल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, सूचना प्राप्त करते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, सामाजिक संपर्क बनाते हैं संचार के माध्यम से, समस्याओं और चिंता को दूर करते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं और किसी न किसी भूमिका को हम पूरा करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। इससे संबंधित प्रश्न जो है हमारे इस
ये जो लिंक नीचे दिया हुआ है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे क्लिक करके देखेंगे तो आपको वहां पर प्रश्न मिलेंगे। आशा करते हैं आप उनको हल करेंगे और आपको कितना पाठ समझ में आया इसका मूल्यांकन भी कर लेंगे। तो हमारा प्रयास आपके पाठ को आसान बनाना था। 11वीं कक्षा के लिए यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे जो नए आए हैं, जिन्हें अभिव्यक्ति और माध्यम के बारे में नहीं पता है, उनके लिए यह पाठ बहुत ही सहायक होगा। और आपको यह पाठ कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अपना ख्याल रखिए। प्रयास चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि हमारा प्रयास आपके लिए हमेशा सतत कुछ न कुछ प्रयास करते रहना ही है। धन्यवाद।